हेलो एस्पिरेंट्स। सो आज हम कल की भी जो पेपर किया था पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या बोलता है कि टीचर जो होते हैं, असर्शन है टीचर शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू फोकस ऑन क्वेश्चन सच एज व्हाट इज माई लर्निंग गोल एंड व्हाट डू आई नीड टू गो दैट देयर टू गेट देयर। कि टीचर्स को जो होता है बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो किस क्वेश्चंस पे फोकस करें कि मेरा क्या लर्निंग गोल है, मैं पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़ने के बाद मुझे क्या मिलेगा, वहाँ तक वो पाने के लिए मुझे कितना क्या करना पड़ेगा, क्या कुछ किस तरीके से करना चाहिए। तो बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस को पूछने के लिए टीचर को एनकरेज करना चाहिए। अब ये बात पॉजिटिव है तो मतलब हमारा असर्शन क्या है, ट्रू है। ठीक है, असर्शन ट्रू है। अब सेकंड क्या है कि व्हेन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सेल्फ असेस देयर वर्क परफॉर्मेंस, जब स्टूडेंट्स ये समझ पाएंगे कि जो उन्होंने काम किया है उसमें कहाँ पे कैसे उसने क्या सही किया है, क्या गलत किया, अपने की परफॉर्मेंस को सेल्फ असेस करना, तो वो दे कैन यूज दिस अंडरस्टैंडिंग टू हेल्प देम सेल्फ लर्न एंड प्रोग्रेस। तो वो समझने में जो उन्होंने अपनी असेसमेंट को सेल्फ असेसमेंट को समझा है वो उसकी लर्निंग में और प्रोग्रेस में हेल्प करेगी। ये बात भी सही है। तो ये बात सही है। अब क्या है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। यस, कैसे कि टीचर जो होता है क्या करना चाहिए टीचर को, कि टीचर को बच्चों को प्रमोट करना चाहिए कि वो पूछे कि क्या उनके क्या क्वेश्चंस हैं, उनके क्या लर्निंग गोल्स हैं, उनको क्यों वो उस तरफ वो क्यों वो पढ़ना चाहते हैं, अगर वो पढ़ेंगे तो उससे उनको क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर उसको वहाँ से वो चीज़ पाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। तो मतलब गोल्स के बारे में वेल डिफाइंड होने चाहिए गोल्स उनके। तो ये बात हमारी सही है क्योंकि इनसे उनकी क्या होगी, लर्निंग और प्रोग्रेस में डेवलपमेंट होगी। जैसे कि मान लो बच्चे हैं, हम बच्चों को क्या करते थे, छोटे बच्चे थे तब उन्हें क्वेश्चन दे देते थे और अब कहते थे अच्छा अब तुम अपने खुद ही आंसर चेक करो। तो वो एक एक वर्ड जो होते हैं उनको जब डिक्टेशन लेते हैं, मान लो इंग्लिश स्पेलिंग डिक्टेशन हुई, बच्चों को बोला तुम अपनी स्पेलिंग्स खुद चेक करो, तो एक एक वर्ड को चेक करेंगे तो उससे जब दोबारा हम कभी वो वर्ड डालेंगे ना तो उनके ऑटोमेटिकली दिमाग में क्या आ जाएगा कि वो स्पेलिंग मैंने तब पढ़ी थी तो उसमें मैंने ये गलती की थी, अब ये गलती मुझे नहीं करनी है। तो उनकी क्या है, प्रोग्रेस लर्निंग में हेल्पफुल हुई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ए एंड आर दोनों ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच ऑफ लर्निंग, गाइडेड डिस्कवरी क्या होती है, जिसके अंदर टीचर जो होता है वो फैसिलिटेटर की तरह काम करता है और स्टूडेंट जो होता है उसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहती है। ठीक है, इसमें टीचर स्टूडेंट्स को हिंट्स देता है, प्रोमोट्स करता है, जब प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करते हैं, जब जब जरूरत होती है तब तब उन्हें क्या देता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, हाफ कुछ हेल्प प्रोवाइड करता है। अब क्या बोल रहे हैं इन्होंने कि गाइडेड अप्रोच के अंदर प्रीवियस नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नहीं, ये बात गलत है भाई। हमने क्या बताया था कि प्रीवियस नॉलेज होता है वो हमारी लर्निंग का बेस है। किसी भी क्लास में चैप्टर पढ़ाने से पहले मैम बोल रही हमेशा यही पूछती है कि आपने उस क्लास में उस चैप्टर में ये पढ़ा था तो उसी से रिलेटेड हमेशा टीचर कनेक्ट करके पढ़ाती प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज तो जरूरी है। हमारे वही नंबर सिस्टम थर्ड क्लास में, वही नंबर सिस्टम फोर्थ में, वही नंबर सिस्टम फिफ्थ में, बट क्या है तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड तो है लेकिन हर एक लेवल क्लास के अंदर हमारा लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका मतलब है प्रीवियस नॉलेज की जरूरत होती है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू लर्नर टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्व्स। गाइडेड डिस्कवरी में हम क्या करते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, लर्नर्स मतलब स्टूडेंट्स को हम अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि वो अपने आप से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करें। बात सही है। क्या करते हैं गाइडेड डिस्कवरी में, टीचर फैसिलिटेटर होता है और स्टूडेंट एक्टिव होता है। मतलब टीचर स्टूडेंट के सामने कोई प्रॉब्लम रख देगा और उसको जब जब हेल्प पड़ेगी वो टीचर स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड करेगा लेकिन कंप्लीट डायरेक्ट आंसर नहीं देगा। तो ये ऑप्शन सही है। एक बार नेक्स्ट पढ़ते हैं। टीचर एक्ट एज डिक्टेटर और लर्नर एक्ट एज लिसनर। भाई जब ऐसी डायरेक्शन होती है ना, जब टीचर डिक्टेटर है और लर्नर सिर्फ सुन रहा है तो एक तो वो वहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट, बहुत डल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है क्लास का, कोई बच्चों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोई इंटरेक्शन नहीं होती टीचर स्टूडेंट के बीच में। तो टीचर को एक डिक्टेटर की तरह काम नहीं करना चाहिए, बड़ी ही नेगेटिव है। कैसे याद करना चाहिए, डिक्टेटर की तरह ना करके फैसिलिटेटर की तरह बिहेव करना चाहिए। बताया था अभी मैंने, टीचर फैसिलिटेटर होना चाहिए और स्टूडेंट एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत। लर्नर्स आर लेफ्ट ऑन देयर ओन विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन बाय टीचर। मतलब टीचर को बच्चों के काम में बिल्कुल टांग नहीं अड़ानी है, बोलते हैं ना मेरे काम में बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करनी, सब कुछ टीचर को स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये बात भी गलत है। टीचर को जितना हो सके चिल्ड्रंस की हेल्प करनी चाहिए जब जब उन्हें जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं कि सब कुछ उनके ऊपर थोप देना चाहिए। तो ये बात भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गाइडेड डिस्कवरी में हमें स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं जिनसे अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, कौन सी नहीं है, पहले देखो नोट इस नाइलेट के गलत बताना है।
अफेक्टिव वाइल डेवलपिंग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रंस के अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते वक्त कौन सी स्ट्रेटेजी अफेक्टिव नहीं रहेगी? प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल्स टू शो बट द कंसेप्ट इज नॉट, बच्चों को नॉन एग्जाम्पल्स दिखाना। भाई ये बात तो सही है, बच्चों को मान लो मैंने बोला कि ये एप्पल है, अब मैंने सभी एप्पल्स के बीच में एक ऑरेंज रख दी, तो मैंने बच्चों को फ़र्क दिखाया ना कि सब एप्पल्स के बीच में एक ऑरेंज है। ऑरेंज क्या एक नॉन एग्जाम्पल है और एप्पल क्या एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हमें हमेशा नॉन एग्जाम्पल, ये सभी चीज़, सब ऑल एलिमेंट्स, ऑल मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। तो एक हमने नॉन एग्जाम्पल भी दिया, एक एग्जाम्पल दिया और एक नॉन एग्जाम्पल। तो ये होती है कंसेप्ट की, मतलब एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल दोनों के थ्रू समझाना चाहिए। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, तो अफेक्टिव तो होती है, इसको नॉट अफेक्टिव नहीं बोल सकते, इसको काट दिया। आस्किंग स्टूडेंट टू जनरेट देयर ओन एग्जाम्पल्स, बच्चों को कहना कि अपने खुद के एग्जाम्पल्स बोलो। हाँ ये बात तो है, जैसे मैं बोलूँ हर्बीवोर्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना घास वगैरह खाते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स बोलते हैं, जैसे कि काऊ। तो बच्चों ने एग्जाम्पल बोलो, तुम अपने एग्जाम्पल बताओ। तो बच्चों ने बताए डॉग, सॉरी गोट, डियर और एनिमल्स के नाम दिए, तो उन्होंने खुद के एग्जाम्पल्स जनरेट किए, तो ये तो अफेक्टिव हुआ ना, तो इसका भी गलत आ गया। आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज द डेफिनेशन, बच्चों को बोलते हैं ना मेमोराइज कर लेना, वर्ड मेमोराइज नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये ऑप्शन हमारे लिए सही हो सकता है। इसने पूछा नॉट अफेक्टिव बताना है, तो इसलिए हम इसमें वो ऑप्शन बताएंगे सही जो कि गलत है। प्रेजेंटिंग अ वाइड रेंज ऑफ एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स अलग अलग कंटेक्स्ट के अंदर, ये बात सही है, तो इसका क्या आ जाएगा कि नॉट अफेक्टिव। कौन सी बात सही नहीं है? तो क्या मेमोराइज करना एक गलत चीज़ है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा 18th का ऑप्शन नंबर 3। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि एन एक्टिव मिडिल स्कूल क्लासरूम शुड बी फाउंडेड ऑन थ्योरेटिकल प्रिंसिपल ऑफ, मतलब ये जो हमारे क्लास के अंदर है, किस बेसिस पे हमारी क्लास का एक कैसी होनी चाहिए, कौन से प्रिंसिपल के बेस्ड क्लासरूम होनी चाहिए हमारी? पहली साइकोडायनामिज्म होनी चाहिए। साइकोडायनामिज्म मतलब क्या होता है कि साइकोडायनामिज्म मतलब कि पर्सनैलिटी बेस्ड होनी चाहिए और अनकॉन्शियस प्रोसेस से जुड़ी हो। तो इसमें एक्टिव क्लासरूम कहाँ होगा? जब अनकॉन्शियस होंगे बच्चे। ये अब की बार अलग से क्वेश्चन उठ के आया है भाई, आज तक तो ऐसा कुछ पूछा नहीं था, पर सीटेड का है कि ये क्वेश्चन तो अलग से देगा ही। तो देखो साइकोडायनामिज्म क्या होता है? पर्सनैलिटी कि हमारी पर्सनैलिटी और अनकॉन्शियस अप्रोच देखता है। अब देखो जहाँ पे हम अनकॉन्शियस हो गए तो वहाँ पे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कैसी होगी बेटा? तो साइकोडायनामिज्म जो होता है वो एक गलत ऑप्शन है। थ्योरेटिकल प्रिंसिपल साइकोडायनामिज्म नहीं होता है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म होना चाहिए। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भाई देखो एक पॉजिटिव वर्ड है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है कि बच्चों को सोसाइटी के साथ कनेक्ट करके लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ाना चाहिए, ठीक है, एक्सपीरियंस के थ्रू, कोलैबोरेशंस के थ्रू पढ़ाना चाहिए। तो ये बात हमारी सही है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म एक हो सकता है। अगला एक्शन और पढ़ लेते हैं हम एक बार कि साइको एनालिसिस होना चाहिए। ये सब कुछ है ना, ये किसने दिया था? साइको एनालिसिस फ्रॉड ने दिया था। फ्रेड ने बोला था कि साइको एनालिसिस का मतलब क्या होता है। एक मिनट, ये ऑप्शन कहीं सही है। अब एक बार देखते हैं साइको एनालिसिस में क्या बोलता है कि जब क्लासरूम जो होती है वहाँ पे लर्निंग जो होती है वो थ्योरेटिकल नहीं होगी, ठीक है, लर्निंग बिल्कुल भी थ्योरेटिकल नहीं होगी। तो ऐसा तो है नहीं, इसने तो पूछा ही है कि थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स के लिए कौन सी अच्छी है, तो थ्योरेटिकल नहीं होती है। किसने दी थी? फ्रॉड ने बताया था इसके बारे में। बिहेवियरिज्म का मतलब क्या होता है? ये स्किनर ने दी थी कि हमें कुछ रिवार्ड्स रीइंफोर्समेंट देके बच्चों को क्या करना चाहिए? बिहेवियर फॉर्मेशन करना चाहिए। जैसे कि एक कुत्ते का जो बैल बजाई, जब भी वो उस बैल के टाइम पे हमारे घर आएगा तो हम उसको क्या देंगे? एक मान लो दूध या बिस्किट देंगे। तो ये क्या बिहेवियरिज्म होगा कि बच्चा वो कुत्ता इधर यहाँ हमारे घर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम उस वक्त उसका रिवार्ड भी दे रहे हैं। तो रिवार्ड के बेसिस पे जो आती है, तो बिहेवियरिज्म भी नहीं होगी। तो क्योंकि हमें तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखना है क्लासरूम में, तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट क्लासरूम में किसकी वजह से होगा? सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, जहाँ बच्चा जो होता है उसको कोलैबोरेटिव लर्निंग सिखाएंगे, ग्रुप्स में एक्सपेरिमेंट करना सिखाएंगे, बच्चों को अपने खुद के आइडियाज जनरेट करने का मौका देंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि assertion रीजन है empathy depends on the ability to understand that others have feelings and to gauge their feelings। क्या बोलती है कि एम्पैथी का मतलब हम क्या है? एम्पैथी का मतलब समझना ये होता है कि हम दूसरे व्यक्तियों की फीलिंग्स को समझें,
कि उनके पास भी फीलिंग्स है और हमें उनकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना चाहिए। तो ये एम्पैथी है। हाँ, ये बात सही है भाई, एम्पैथी का मतलब यही होता है। तो अब इसने क्या बोला है, दूसरा रीज़न क्या बोला है कि इमोशन और कॉग्निशन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते। भाई मैंने क्या बोला था, 4 एस्पेक्ट है PCSC, ये चारों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल चारों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये बात हमारी क्या हो गई, गलत हो गई, और ये बात सही हो गई। असर्शन ट्रू आर फॉल्स, कि हमें दूसरों के, हमें ये समझना चाहिए, एम्पैथी का मतलब है कि हमें ये पता होना चाहिए कि दूसरों के पास भी फीलिंग्स है, वो भी हर्ट होते हैं और हमें उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि इमोशन और कॉग्निशन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं। मान लो अगर हमारे एग्जाम टाइम है, एग्जाम टाइम के अंदर हमारे घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम हो गई है, तो उस फैमिली प्रॉब्लम से हम कम पढ़ पाएंगे, हमारा दिमाग ज़्यादा नहीं चलेगा इन कंपेरिजन टू जब हमारे घर में एक एक्टिव हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि इमोशन और कॉग्निशन रिलेटेड नहीं होते, वो इंटर रिलेटेड होते हैं। तो हमारा 20th क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि हमारा असर्शन ट्रू है लेकिन हमारा रीज़न क्या है, फॉल्स है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। अ मिडिल स्कूल टीचर कैन इनेबल स्टूडेंट्स बिकम स्ट्रेटेजिक सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर्स। एक मिडिल स्कूल टीचर जो होते हैं उन्हें बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रोमोट करना चाहिए कि क्या वो सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर हो, मतलब अपने खुद से पढ़े। अब सेल्फ मोटिवेशन कब होता है, जब अपनी इच्छा से पढ़ते, ना कि किसी दबाव, किसी रिवार्ड के लिए। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है कि बच्चों को रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना चाहिए एवरी टास्क पे। भाई ये बात सही है कि हमें बच्चों को रिवार्ड देना चाहिए, लेकिन हर एक बात पे अगर हम बार बार उनको रिवार्ड देंगे तो एक्सटर्नल मोटिवेशन चला जाएगा। इंटरनल मोटिवेशन क्या, सेल्फ मोटिवेशन मतलब क्या होना चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। अब जब रीइंफोर्समेंट मिल रहा है तो एक्सटर्नल हुआ ना मोटिवेशन, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। डिक्टेटिंग वेल प्रिपेयर्ड आंसर्स टू द क्वेश्चन इन टेक्स्ट बुक। भाई जो हमारे पास क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, उनके डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड कर दो बच्चों को, तो ये बात भी गलत है। भाई बच्चों को हमें कभी भी डायरेक्ट आंसर तो नहीं देने चाहिए, इससे बच्चा इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होगा, तो ये गलत है। स्ट्रेसिंग अपॉन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्टिंग एट द एंड ऑफ टर्म, जब टर्म के एंड हो जाए, जब वहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे फोकस करें, नहीं, हमें सेल्फ असेसमेंट के लिए भी उन्हें टाइम देना चाहिए, उन्हें पता लगे कि वो कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है। हमेशा हमें एट द एंड पे तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इंक्रीजिंग स्टूडेंट टू डेवलप देयर मेटा कॉग्निटिव स्किल्स, हाँ ये बात सही है। अब देखो इनके इसके अंदर हम क्या कर सकते थे कि हमारे पास आपने देखा कि यहाँ पे इसने बोला कि हम रीइंफोर्समेंट देना चाहिए हर एक टास्क पे, तो ये बात तो नेगेटिव है, तो इसको ऐसे काट दिया। डिक्टेट करना चाहिए, ये बात भी नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन कट गया। स्ट्रेस करना चाहिए ऑब्जेक्टिव टाइप पे केवल, और एट द एंड ऑफ टर्म, टर्म के एंड पे, एंड टर्म ऑफ कैसे बोला था उन्होंने, तो बोला था हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ जाना चाहिए, तो ये नेगेटिव हो गया। तो सिर्फ पॉजिटिव एग्जाम्पल हमारे पास ये है, तो पॉजिटिव जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वही चीज़ पूछिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन में कौन सा, इनमें से कौन सा सही एग्जांपल जो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जब पर पर्सन जो होता है अपने खुद से इंटरेस्ट, मजे से, खुद की इच्छा से पढ़े, ना कि दूसरों के दबाव से। तो मोटिवेशन जो कि ड्राइव की जाती है बाय पर्सनल इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट ऑफ टास्क, ये बात सही है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, कंपटीशन विद अदर, दूसरों के साथ कंपीट कर रहे हैं तो एक्सटर्नल मोटिवेशन होगा। दूसरों से तारीफ बतौड़नी है कि वो मेरी तारीफ करे, मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा तो घर वाले मेरी तारीफ करेगी, वो भी एक्सटर्नल हुआ। और रिवार्ड तो हमारा था ही एक्सटर्नल, तो हमारा इंटरनल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, विच डिबेट हाईलाइट्स, इसमें कुछ बोला है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या हाईलाइट किया गया है, डज एन इंडिविजुअल बायोलॉजिकली डिटरमाइंड सेक्स ब्रिंग विद इट ऑल कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफाइंस वंस सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर। ये क्या बोल रहा है कि हमारे बायोलॉजिकल नेचर जो होता है वो हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तय कर देता है, या फिर हमारे लिए क्या है, हमारे लिए साथ के साथ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सोसाइटी भी। भाई पहले तो ये बात बताओ, मैंने क्या बताया था कि हमारी डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में इसने पूछा है कि कौन सी डिबेट में क्वेश्चन हो रही है। भाई कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस की बात कहाँ हो रही है, ऐसे कोई बात नहीं हो रही, स्टेबल अनस्टेबल की बात नहीं होनी है, एंटिटी इंक्रीमेंटल की नहीं, हाँ नेचर और नर्चर की हो रही है कि नर्चर और नेचर। मैंने क्या बोला था कि किस स्वभाव के हमें पेरेंट्स से मिला है और कैसे हम इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, वो डिपेंड करेगा हमारी
के ऊपर। ठीक है, हम ये थोड़ी बता रहे हैं चेंज हो रहा है, स्टेप हो रहा है, फिक्स है या इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसने क्या बोला है कि हमारे सोसाइटी में हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो डिपेंड करती है हमारी हेरिडिटी के ऊपर प्लस में इन्वायरमेंट के ऊपर, कैसे हम नेचर से मिला गया है और कैसे हम नेचर में आके हमको नर्चर पोषण दिया गया है। तो इसका यही ऑप्शन हो जाएगा 23rd का ऑप्शन नंबर 4। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 क्या कहता है कि अ मेजर डेवलपमेंटल टास्क ड्यूरिंग ब्लैंक इज द सर्च फॉर आइडेंटिटी, पर्सनल, सेक्सुअल एंड ऑक्यूपेशनल चाइल्डहुड। इसने 4 चाइल्डहुड बता रखे हैं हमारे पास, 4 स्टेजेस बता रखे हैं। अब इसमें से बोला है कि कौन से किस दौरान हमें जो होते हैं हम इस चीज़ में जाते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं यह करने लायक हूँ, और या फिर हम दूसरों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या फिर हम सोचते हैं मुझे ये जॉब करनी चाहिए, मुझे किसी भी तरह पैसे कमाने। तो ये सब कुछ बच्चों को किस दौरान आता है। तो भाई देखो, अब जनरली हमारे इसके ऊपर आ रहे हैं बच्चों के अंदर, तो एडोलसेंस एज के अंदर, चाइल्डहुड वगैरह के अंदर तो ऐसे बच्चों के अंदर कुछ आता नहीं है। ठीक है, अडल्टहुड के अंदर तो बच्चा वो अडल्ट हो चुका होता है ना, उस दौरान बच्चों के अंदर थोड़ी आएगा कि भाई मैं क्या होना चाहिए। बच्चों को तो बच्चों को आइडेंटिटी हो चुकी होती है, ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। तो एडोलसेंस एज होती है वो एज जिसके ऊपर हम आइडेंटिटी सर्च करते हैं। याद हो तो ये हम उसके अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं। एरिक्सन ने एक थ्योरी दी थी, उसके अंदर बताता है आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन एक था, उसके अंदर है ये, तो वो एडोलसेंस स्टेज पे थी। कोई नहीं, अभी एरिक्सन थ्योरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो इसे सीटेट में नहीं करे तो कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। असर्शन क्या कहता है कि चिल्ड्रन लर्न वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इन ओवर्ट एज वेल एज कवर्ट वे। मतलब कि बच्चों को क्या करना चाहिए, हमें सोसाइटी के वैल्यूज और नॉर्म्स सिखाने चाहिए। ठीक है, किस तरीके से, और उनका रीज़न भी एक्सप्लेन करने चाहिए। ठीक है, चिल्ड्रंस को हमें सोसाइटी को तो मतलब दिखाते हुए भी कुछ ऐसी चीज़ें करके दिखानी भी चाहिए, और कुछ अभी नहीं दिखाए कि भाई हाँ ये गलत है, लेकिन उनके बारे में बात करके हमें बच्चों को इन्वॉल्व कर देना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि ओवर्ट में हम बोल सकते हैं, जैसे कि ओवर्ट में हम क्या बोलेंगे कि पेरेंट्स हम से कहते हैं अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट किया करो, अपने से बड़ों को तरीके से बोले। हर कोई भी, अगर कोई नॉर्मल भी हम कभी रास्ते में चल रहे हैं अपने से बड़ों को गलत तरीके से बोलते हैं तो कहीं नहीं, अपने से बड़ी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, और कोवर्ट क्या होता है कि एक तो ओवर्ट तो जब पेरेंट्स ने हमें बताया, कोवर्ट जब हम उन्हें देखकर सीखते हैं। अगर कोई देखते हैं, हम छोटे बच्चे ज़्यादा देर करते हैं, अगर हम छोटे बच्चों के सामने देखेंगे, अगर हम बच्चों को अपने से बड़ों को नमस्कार करते हैं तो छोटा बच्चा में देख कर क्या कर देगा, वो उसको भी विश करेगा अपने से बड़े को। या फिर अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वो भी हेल्प करेगा जब किसी को उसके सामने किसी को ज़रूरत होगी। या फिर हम देखते हैं छोटे बच्चे घर पे अगर हम पूजा करते हैं तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जाके बैठ जाता है। पेरेंट्स ने थोड़ी कहा तुम आओ, लेकिन वो क्या खुद जाके बैठ गया। तो ये बात सही है, असर्शन हमारा सही है। रीजन क्या है कि सोशलाइजेशन इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑन कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ द सोसाइटी। सोशलाइजेशन का मतलब यह है कि हम एक कस्टम्स और रिचुअल्स को बस सोसाइटी के अंदर पास कर देने नहीं। सोशलाइजेशन का मतलब है कि हमारे वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीफ, सब कुछ हमारे जो बिहेवियर है, हमारे कैसे हमें बोलते हैं, हम सोशल इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, ये हर एक चीज़ इन्वॉल्वमेंट होती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका अंदर हम बोल सकते हैं कि हमारा ये तो सही है लेकिन आर गलत है कि सिंपल प्रोसेस नहीं होता। सोशलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसके अंदर हमारी वैल्यूज भी फोकस करते हैं, हम नॉर्म्स पर फोकस करेंगे, ना कि डायरेक्ट सिर्फ कस्टम और रिचुअल्स के ऊपर। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा कि ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 26, जीन पियाजे पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के दौरान विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी, जो कि फॉर्मल ऑपरेशन और कंक्रीट ऑपरेशनल को एक दूसरे से अलग करती है। 4 बताई थी उसने, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल। सेंसरी मोटर पे उन्होंने ऑब्जेक्ट परमियंस, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। बच्चे ये कहते हैं ना, अरे ये तो चिड़िया ले गई, ये होता है आउट ऑफ साइट, और बच्चे को मान भी लेते हैं हाँ सच में चिड़िया ले गई, वो थोड़ी देर बाद में उसको भूल जाते हैं। तो ये तो सेंसरी मोटर पे होता है, तो फॉर्मल कंक्रीट में तो होगा नहीं, ये ऑप्शन गलत। कंजर्वेशन, कि जब बच्चों को समझ में आ जाए कि ये गिलास और इस गिलास के अंदर पानी सेम आएगा, ठीक है, तो ये होगी कंक्रीट ऑपरेशनल। तो ये तो किसके अंदर होगी, कंक्रीट में होगी। और प्री ऑपरेशनल में कंजर्वेशन नहीं रहती, कंक्रीट में आती है। तो ये उन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। सिंबॉलिक प्ले, मतलब जब बच्चे सिंबल्स के थ्रू प्ले करते, खेलते किसी चीज़ों के द्वारा खेलते हुए सीखते हैं, तो ये भी प्री ऑपरेशनल में आती है। एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, ये ऑप्शन सही है।
बच्चों को लॉजिकली सोचने की अमूर्त चीज़ों पे सोच सके, जो उनके सामने ना उनके बारे में सोच सके, हाइपोथेटिकल रीजनिंग भी बोल सकते हैं। ये सब कुछ जो है वो फॉर्मल पे आता है, इससे पहले किसी स्टेज में नहीं आता, तो ये चीज़ उसको एक्सप्लेन करती है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, ये प्याजे का क्रिटिक पूछा है इसने कि प्याजे ने क्या चीज़ नहीं बताई थी। क्या नहीं बताई थी भाई, ये एक बताया था कि प्याजे ने कल्चर के बारे में बात नहीं की थी। प्याजे ने किसने बात की थी कल्चर के बारे में, वाइगोत्स्की ने बात की थी, ना कि प्याजे ने। ठीक है, प्याजे ने 3 चीज़ों पे बात की थी, 4 पे सॉरी। एक्टिविटी से सीखता है बच्चा, एक्सपीरियंस से, मैचुरेशन से और एक इक्विलिब्रेशन से, अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन जिसको बोल सकते हैं। तो बच्चा उसके से सीखता है। ठीक है, ये 4 चीज़ों से सीखता है, ना कि किससे सीखते हैं, कल्चर से। तो कल्चर की बात वाइगोत्स्की ने कही थी, तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा, कल्चर। ये इसका क्या भी था, क्रिटिक था कि उसकी किसने उसकी विलोचना करी थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। कोलबर्ग लॉ के ऊपर ये बेसिस है। कौन सी थ्योरी है, कोलबर्ग की जो थ्योरी थी उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो इसने क्या पूछ रहा है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा बात सही है। तो गुड बॉय एंड गुड गर्ल का मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट गोड ऑफ फॉर ग्रेटर नंबर, मतलब अधिक से अधिक संख्या के सामने हमें अच्छा बनना है। अगला क्या है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, मतलब अपहोल्डिंग प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब लॉ और ऑर्डर का फोकस क्या होता है कि हमें किससे जुड़ा रहना चाहिए, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने चाहिए, ना कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पे नहीं। प्रिंसिपल्स के बेस पे लॉ और ऑर्डर नहीं था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि दूसरों के नज़रिया नहीं, दूसरों का नज़रिया गुड बॉय गुड गर्ल के अंदर आ गया था, ये भी गलत है। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस का मतलब है कि बैड कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करना, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन सही है कि हमें पनिशमेंट और अवॉइडेंस ओबीडियंस किस वजह से करते ताकि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो, इसलिए हम इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम या तो पनिशमेंट लेंगे या फिर आज्ञाकारी बन जाएंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन और प्याजे और वाइगोत्स्की के बीच में डिफरेंस पूछा है कि दोनों का बिलीफ किस चीज़, एक चीज़ को लेकर दोनों का सेम बिलीफ था। क्या लैंग्वेज इन्फ्लुएंस ऑन डिटरमाइन थॉट, नहीं, लैंग्वेज और थॉट के ऊपर इन दोनों का सेम इन्फ्लुएंस नहीं था। जीन प्याजे ने क्या बोला था कि लैंग्वेज से थॉट डेवलप होते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या बोला, लैंग्वेज और थॉट दोनों एक साथ डेवलप होते हैं और एक पॉइंट पे जाके दोनों मिल जाते हैं, जो कि 3 साल के बाद होता है। ठीक है, तो इस पे इन्होंने ये बोला था, तो सिमिलर तो थॉट नहीं थे, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। कल्चर हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन लर्निंग, कि कल्चर का लर्निंग पे, अभी हमने क्या बोला था, जीन प्याजे ने कल्चर के बारे में कोई बात नहीं की थी, कल्चर के बारे में सिर्फ वाइगोत्स्की ने बात करी थी। अगला ऑप्शन है हमारे पास कि डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक प्लेस इन स्टेज लाइक प्रोग्रेशन, कि बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है वो स्टेज लाइक प्रोग्रेशन में होती है, ये बात भी गलत है। कैसे गलत है कि क्यों, जीन प्याजे ने बोला था कि ये डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन वाइगोत्स्की ने बोला था कि डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस होती है। ठीक है, तो ये बात भी गलत हो गई। अगली, चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, हाँ ये बात सही है कि बच्चों को मतलब से सिखाना चाहिए, मतलब बच्चों को एक्टिव लर्नर बनाना चाहिए, ऐसे नहीं डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड कर दे, नहीं, बच्चा उसके अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व करे, ऐसा होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, दैट इज बेस्ड ऑन वाइगोत्स्की। अब क्वेश्चन नंबर 13 में वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि वाइगोत्स्की ने क्या बोला है कि चिल्ड्रंस की थिंकिंग क्वांटिटेटिवली डिफर करते हैं एडल्ट्स के साथ। कैसे बोल सकते भाई क्वांटिटेटिवली डिफर करते, मतलब हम किसी थिंकिंग को किसी क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं क्या, कि बच्चा, अब जैसे कि देखा होगा कि कई 10 साल के बच्चे के अंदर भी उतनी ही मैच्योरिटी से वो बात करता है, अच्छे तरीके से बात करता है, वो लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर सकता है जिसका IQ लेवल ज़्यादा है, जो कि 15 साल का बच्चा जिसका कम IQ लेवल है। तो भाई हम ऐसे थोड़ी क्वांटिटी थोड़ी बता सकते हैं, क्वालिटी भी नहीं कह सकते भाई, दोनों की क्वालिटी को कैसे फ़र्क कर सकते हैं, क्वालिटी के लिए सही आइडिया नहीं है। तीसरा है, चिल्ड्रन हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल विच इंक्लूड टास्क दे कैन डू विद अदर्स स्पोर्ट्स, कि बच्चों के अंदर इतनी ज़्यादा पोटेंशियल होती है कि वो किसी के सपोर्ट के साथ वो काम कर सकते हैं। हाँ ये बात इसने बोली थी, जड़ पीढ़ी की बताई थी ना, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, कि बच्चा अपनी लिमिट से बाहर थोड़ा सीख सकता है अगर उसे प्रॉपर गाइडेंस मिलती है तो। चिल्ड्रन आर अनबोर्न अनरूलरी एंड सोसाइटी नीड्स, अब इसने क्या बोला कि बच्चे तो ऐसे ही
मतलब बेमतलब के बिना कुछ सीखे धरती पे आ गई, अब सोसाइटी को उसे सिखाना है, ये बात गलत है। उसने क्या बोला था कि बच्चे जो होते हैं वो ब्लैंक स्लेट नहीं होते हैं, ये बोला था ना वेगोत्स्की ने कि बच्चे ब्लैंक स्लेट नहीं होते, उनके अंदर कुछ ना कुछ पहले से होता है, बस हमें उसको निखारना होता है। तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही आ जाएगा कि बच्चे के पास पोटेंशियल होता है कि वह कुछ है किसी और की हेल्प से, अपने से ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन की हेल्प से कुछ अपनी लिमिट से बाहर थोड़ा कदम तक कर सकता है। इसी के साथ आज के 30 क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। कल मिलेंगे नए पेपर के साथ। अगर आपको पसंद आ रही है तो सीरीज़ को लाइक करें, शेयर करें। विद दिस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।